जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं भाटिया आश्रम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में। और इससे पूर्व जो वीडियो आपको आश्रम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध हुई थी, उसमें हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी धारा 3 के संदर्भ में। धारा 3 नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित थी। उसमें हमने जाना कि कैसे नगर पालिकाएं बनती है, कैसे नगर पालिकाओं को समाप्त भी किया जा सकता है और उनमें परिवर्तन कैसे किया जाता है। परिवर्तन किसका? सीमाओं का परिवर्तन। और ये सभी परिवर्तन करने के बाद उसमें किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये सभी हमने उसमें बात की। और आज ठीक वैसी ही धारा आज मैं इस कक्षा में आपसे चर्चा करने वाला हूं धारा के बारे में। वो है हमारी धारा 6। धारा 6 है नगर पालिकाओं के संरचना से संबंधित। नगर पालिका की संरचना। जैसा कि विद्यार्थियों, पहले भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम प्रत्येक धारा को क्रमबद्ध रूप से करेंगे। हम किसी भी शॉर्टकट माध्यम को नहीं चुनेंगे, क्योंकि अगर किसी धारा का कॉन्सेप्ट यदि हमें समझना है तो यह आवश्यक है कि उसे हम पूरे अच्छे ढंग से पढ़ें। तो उसमें जब हमने बात की तो हमने सारी उपधाराओं को पढ़ा था। तो धारा 6 के अंदर भी वैसी ही उपधाराएं हैं। वो कितनी उपधाराएं हैं? 9 उपधाराएं हैं। आज इस कक्षा के अंदर हम धारा 6 की 9 उपधाराओं को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस उपधारा को। समय की बचत करते हुए मैंने पहले से इन उपधाराओं को लिख लिया है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, इनका थोड़ा सा परिचय मैं करवा देता हूं। जो पहली उपधारा है वो है सदस्यों के प्रकार व संख्या। कौन कौन से प्रकार के सदस्य होंगे जिस पर अभी हम बातचीत करेंगे, और उनकी संख्या कितनी होगी। उसके बाद जो है उपधारा 2, सीटों का पुनर्निर्धारण। उसके बाद है जो उपधारा 3, एससी एसटी और ओबीसी व महिलाओं हेतु सीट जो है आरक्षित की जाएगी। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में इन वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्राप्त होता है। उपधारा 4 जो है वो एससी और एसटी हेतु सीटों का निर्धारण कैसे करना है, ये बात बताती है। और ठीक ऐसी ही जो है उपधारा 5 है, जिसमें ओबीसी वर्ग हेतु सीटों का निर्धारण कैसे करने, इस पर बातचीत की गई है। उसके बाद बात है उपधारा 6 की। उपधारा 6 और उपधारा 7 हमारी आरक्षित सीटों में महिलाओं हेतु कितना स्थान हमें रखना है, वो बात करते हैं। उसके बाद उपधारा 7 भी महिलाओं से संबंधित है, लेकिन हमारी जो नगर पालिका की जो कुल सीट्स हैं उसमें महिलाओं को कितना स्थान आरक्षित करना है, ये बात है। और उपधारा 8 है आरक्षण की समय सीमा कितनी होगी। ये जो ऊपर तो हमने आरक्षण दिया है एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लिए, ये सभी कहां तक चलेगा, इसकी आरक्षण की समय सीमा कितनी होगी। और उसके बाद है उपधारा 9 जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करता है। इन सभी पर हम एक एक करके बात हमारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारी उपधारा 1 पर बात। उपधारा 1 जो है वह मैंने आपको बताई अभी कि उपधारा 1 सदस्यों के प्रकार एक बात और सदस्यों की संख्या के बारे में बात करती है। तो यहां सबसे पहले तो क्या है कि पूरे नगर पालिका क्षेत्र को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। जो क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन जिन्हें क्या बोला जाएगा? वार्ड। पूरी नगरपालिका की जो सीमा है, जिस नगरपालिका की सीमा जहां तक आती है, पूरे क्षेत्र को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। उन हिस्सों को हम वार्ड बोलेंगे। अब वार्ड तो बोलेंगे, परंतु इनकी संख्या न्यूनतम कितनी होगी? तो ऐसे वार्डों की न्यूनतम संख्या 13 होगी अधिनियम के अनुसार।
तो ऐसे वार्डों की न्यूनतम संख्या 13 होगी। तो अब आप में से किसी एक व्यक्ति को यह लग भी सकता है कि सर 13 नहीं, ये तो 20 है। ये भी एक जायज प्रश्न है आपका। तो क्या है कि यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इस उपधारा 1 के अंदर कि राज्य सरकार समय समय पर इन स्थानों की, जिन्हें हमें वार्ड बोला है, की संख्या तय करेगी अधिसूचना के माध्यम से। तय करेगी अधिसूचना के माध्यम से। कि किसी नगरपालिका क्षेत्र में कितने वार्ड होंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि यह तय करेगी राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से। परंतु इनकी संख्या 13 से कम नहीं होगी। यहां पर यह बात कही जा रही है कि ये जो हमने वार्ड बनाए हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है पूरे नगरपालिका क्षेत्र को, और इन वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये राज्य सरकार तय करेगी समय समय पर एक अधिसूचना के माध्यम से। जब उनको आवश्यकता लगे कि हमें वार्डों में बढ़ोतरी करनी चाहिए या फिर इसमें यह परिवर्तन करना चाहिए, वो परिवर्तन राज्य सरकार कर सकती है। परंतु किसी भी हालत के अंदर ऐसे वार्डों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। और अब आपको यह प्रश्न आ सकता है कि फिर 20 कैसे हुआ? 20 ऐसे हुआ कि अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी है 20। अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने इनकी संख्या अब बढ़ाकर 20 कर दी है। एक अधिसूचना आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। जैसे ये एक 10 जून 2019 की एक अधिसूचना है। शायद आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इसे मैं शेयर कर दूंगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, एवं धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा राज्य को विभिन्न नगर निगमों और परिषदों और पालिकाओं में सीटों का निम्न प्रकार से निर्धारण रहेगा। ठीक है, यहां पर बताया है कि भाई यहां पर जो 15,000 तक की जनसंख्या जहां पर जिस पालिका में है वहां पर 15 जो 20 वार्ड होंगे। जो 15,001 से लेकर 25,000 तक है वहां पर 25 होंगे। 25,001 से लेकर 40,000 तक वहां पर 35 होंगे। ठीक है, तो इन संख्याओं में बढ़ोतरी सरकार कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे स्थान जो अधिनियम के अनुसार हमारे कम से कम मिनिमम जो है वो 13 होने चाहिए। तो ये बात वह धारा कहती है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूनतम जो वार्ड होते हैं वो 13 ही होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये थी कि हमने वार्ड बना दिए, उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए इस पर हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सदस्यों की, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, कितने प्रकार के होंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। सदस्य इसमें 3 प्रकार के होंगे। सदस्यों के प्रकार। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए सदस्य। उसके बाद है हमारे मनोनीत सदस्य। इनमें क्या क्या अंतर होता है अभी हम बात करेंगे। मनोनीत सदस्य। उसके बाद बात आती है हमारे पदेन सदस्य। प्रत्येक नगरपालिका के अंदर कुछ एक पदेन सदस्य भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं अभी हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। ये कट तो नहीं रहा इसके अंदर? ठीक है, तो अभी क्या है कि यहां तो हम सीधी बात करें जी,
पहले जो सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वो चुनकर आएंगे, लोग उनको चुनेंगे। प्रत्येक वार्ड से, जो हमने अभी वार्ड बनाए हैं, ऐसे एक नगरपालिका क्षेत्र है उसके अंदर ऐसे ऐसे कर कर ये कुछ वार्ड बनाए हैं, ठीक है। इस प्रत्येक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि जो है वो नगरपालिका बोर्ड में आएगा, सदस्य होगा, ठीक है। तो एक तो सदस्य है वो। दूसरे सदस्य क्या हैं? वो है मनोनीत सदस्य। अब मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? जिनको राज्य सरकार बिना चुनाव के ही सीधा नगरपालिका बोर्ड में भेज देती है। तो पहली बात तो यह कि इनको चुनता कौन है? इनको चुनता नहीं है, इनको मनोनीत किया जाता है। राज्य सरकार इनको चुनकर मनोनीत कर कर डायरेक्ट नगरपालिका में भेज देगी। अब ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको नगरपालिका क्षेत्र का अच्छा ज्ञान है, अच्छा इनको अनुभव है, और हमें आवश्यकता लगती है कि भाई इन लोगों का ज्ञान जो है हम नगरपालिका क्षेत्र के विकास में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूरी नहीं है कि हम चुनाव के माध्यम से हमारी नगरपालिका में लाएं। ऐसे लोगों को हम डायरेक्ट जो है बिना चुनाव के नगरपालिका बोर्ड के अंदर ला सकते हैं और उनके ज्ञान का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो अब वो ज्ञान का बेहतर उपयोग करना है तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक पॉइंट इसमें रखा है कि हाँ भी किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में हमें ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति को अच्छा ज्ञान है, आप उसको डायरेक्ट मनोनीत कर दो। वो कौन करेगी? राज्य सरकार, नगरपालिका नहीं करेगी। तो अब वो सदस्य कितने होते हैं हम उसकी बात करते हैं। पहले तो ये है हमारी नगरपालिका, ये है हमारी नगर परिषद, और ये है नगर निगम। नगर निगम। तो नगर पालिका के अंदर तो ऐसे सदस्य चुने जाएंगे 6, नगर परिषद में ऐसे सदस्य चुने जाएंगे 8, और नगर निगम के मामले में ऐसे सदस्यों की संख्या होगी 12। ये वो सदस्य हैं जिनको राज्य सरकार बिना किसी चुनाव के अंदर नगरपालिका का सदस्य बना देगी। कितनी सदस्य संख्या होगी? 6 नगर पालिका के मामले में, 8 नगर परिषद के मामले में, और नगर निगम के मामले में 12 सदस्य। ठीक है। पहले ये जो सदस्य संख्या थी वो थोड़ी अलग थी, वो इतनी नहीं थी। पहले ये 4 5 6 थी, यहां 4 थी। वो हमारा कोई ऐसा विषय तो नहीं है कि इसको हम याद करें पुरानी कितनी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 4 5 6 थी, जिसको हमने बाद में इसमें संशोधन कर कर इसको हमने 6 8 और 12 का हमने परिवर्तन कर दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि 2021 में हमने 2 परिवर्तन किए थे। एक तो इन सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जो 4 5 और 6 थी उनको बढ़ाकर हमने 6 8 12 कर दी। और एक परिवर्तन और किया था, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। वो ये था कि एक जो व्यक्ति है, कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग होगा। दिव्यांग का मतलब है कि 6 में से जो व्यक्ति राज्य सरकार नियुक्त कर रही है, उनको 6 में से एक व्यक्ति है वो दिव्यांग होना जरूरी है मिनिमम। 8 में से एक व्यक्ति दिव्यांग होना जरूरी है, और नगर निगम के अंदर 12 में से एक व्यक्ति दिव्यांग होना जरूरी है। मतलब जितने भी सदस्य आप नियुक्त करो उसमें से आपको एक ऐसा व्यक्ति भी नियुक्त करना है जो दिव्यांग हो, ताकि वो भी अपना प्रतिनिधित्व इस बोर्ड के अंदर कर सकें। उसके बाद बात है कि इन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स जो हैं इनके पास नहीं होते हैं। वोट ये देने का अधिकार नहीं रखते हैं नगरपालिका बोर्ड के अंदर। वोट का मतलब नगरपालिका बोर्ड के अंदर मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भी कल को आप ऐसे सोचे कि सर क्या ये अब मनोनीत सदस्य हो गए हैं तो क्या ये विधानसभा के अंदर वोट दे सकते हैं? क्या एक किसी विद्यार्थी ने ऐसा ही प्रश्न पूछा। सारे तरह के मतदान ये दे सकते हैं, लेकिन यहां जिस बोर्ड के अंदर ये बैठे हैं वहां पर अगर कोई प्रस्ताव आता है, वहां पर ये किसी प्रकार का मतदान करने का अधिकार नहीं रखते हैं। बाकी तो इनके सामान्य अधिकार हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? राज्य सरकार कभी भी इनको हटा सकती है, कभी भी हटा सकती है। ठीक है जी। जब राज्य सरकार इन्हें लगा ऐसे सकती है तो इनको हटा भी सकती है। ठीक है। वो राज्य सरकार के पास ऐसा अधिकार है। उसके बाद है धारा 24 जो सदस्य होने के लिए निर्भरता है, और एक है धारा 35 जो सदस्य होने के बाद
जो किसी में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करता है तो उसके बाद जो निर्हरताएं आती है, तो वो दो धाराएं हैं, उन दोनों धाराओं की निर्हरताएं भी इन पर लागू होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर शॉर्टली लिख रहा हूं, धारा 24 और धारा 35 पर बाद में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी यहां पर हमारा मुख्य मोटिव जो है वो मनोनीत सदस्य के बारे में बात करना है। तो धारा 24 और 35 की निर्हरताएं लागू होगी। वो क्या निर्हरताएं होगी, काफी बड़ी निर्हरताएं हैं, वो बात करेंगे अपने। लागू होगी किन पर लागू होगी? मनोनीत सदस्य पर। अभी तक हमने पदेन सदस्य पर बात नहीं की है, अब हम बात करते हैं पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। तो जी पदेन सदस्य तो होते हैं हमारे विधायक साहब। विधायक उस क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है वो सदस्य होंगे, विधायक और सांसद। प्रत्येक ऐसा विधानसभा क्षेत्र, उसमें जितनी भी नगर पालिकाएं होती हैं, उन नगर पालिकाओं के अंदर वो विधायक जिनका विधानसभा क्षेत्र आता है वो पदेन सदस्य समझे जाएंगे। अलग से नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। मतलब वो विधायक हैं तो वो अपने आप में सदस्य वहां माने जाएंगे। पदेन सदस्य का मतलब ये होता है। तो जो विधायक होते हैं वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों के अंदर ही पदेन सदस्य होते हैं। और जो सांसद होते हैं, यहां पर बस ध्यान देने योग्य यही बात है, वो केवल नगर परिषद और केवल नगर निगम, निगम के सदस्य होते हैं। यहां मैं थोड़ा लिख देता हूं, नगर पालिका के सदस्य सांसद साहब नहीं होते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा अंतर आ गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है जी, अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ओके। तो जो हमारे सांसद हैं, सांसद नगर पालिका के अंदर पदेन सदस्य नहीं होते हैं, वो केवल और केवल नगर परिषद और नगर निगम में पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि वो पद भर हैं, वो अपने आप में सदस्य हैं। सांसद चाहे कोई भी हो, उनको अलग से नियुक्त या फिर उसमें मनोनीत नहीं करना है। वो सांसद है तब वो उसमें सदस्य हो गए अपने आप। और वैसे ही हमारे विधायक हैं, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वो नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम तीनों के ही सदस्य माने जाएंगे। पदेन सदस्य, सीधा सदस्य इनको नहीं कह सकते हम, पदेन सदस्य। तो अब कुछ चीजें उन पर भी लागू होती है। तो क्या सर पदेन सदस्य को वोट देने का अधिकार होता है क्या? यहां हमने कही बात कि जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको राज्य सरकार ने नियुक्त किया है अपनी तरफ से, जो नगर पालिका क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखते हैं, वो तो वोट नहीं दे सकते हैं। तो क्या सर पदेन सदस्य वोट दे सकते हैं क्या? पदेन सदस्य वोट दे सकते हैं, इनको वोटिंग राइट्स होता है, वोट का अधिकार बैठक के अंदर इनको होता है, वोट का अधिकार होता है। और इनके ऊपर ये जो इधर अपनों ने बात की थी 24-35 की जो निर्हरताएं, ऐसी कोई बंदिश इन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक सदन के सदस्य हैं। इनके ऊपर बाकी जो क्वालिफिकेशंस है जो इन पर लागू हो चुकी है पहले से, तो अलग से ये कोई लागू करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल इनके लिए होती है। और अब बात करते हैं हमारे इन प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए व्यक्ति, इनके ऊपर तो धारा 24 भी लागू होती है सामान्य निर्हरता की, और धारा 35 जो भ्रष्ट आचरण है, पद पर रहने के बाद अगर मान लो कोई घूसखोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर मान लो आपको कह रहा है कि मैं तेरे घर के आगे नाली बनवा दूंगा, तू मेरे को 5,000 रुपए दे दे, तो वो तो अपने आप में एक भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, ऐसी कोई हरकत करता है तो वो सभी जो है प्रावधान जो है इन धाराओं में, वो सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो चुने गए व्यक्ति उन पर लागू होती है। क्या क्या है वो सारी अपने डिटेल में बात करेंगे, एक उदाहरण मैंने दिया है। तो इसके साथ में जो हमारे मनोनीत सदस्य, इनके ऊपर भी धारा 34 और धारा 35 लागू होती है। और इनको तो वोट देने का अधिकार नहीं है, किनको? मनोनीत सदस्य को, पर पदेन सदस्य को वोट देने का अधिकार है। तो क्या सर इनको वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो चुने गए व्यक्ति हैं, भाई इनको तो होगा, ये तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए हैं।
तो ये सब बातें हैं, एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। मैं वापस आपको लेके चलता हूं हमारी उपधारा एक की शुरुआत में। पूरे नगर पालिका क्षेत्र को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जिसको निर्वाचन क्षेत्र के रूप में हमने क्या कहा, वार्ड बोला। वार्ड ऐसे जो न्यूनतम संख्या उनकी कितनी होगी, 13 होगी, 13 होगी। लेकिन यहां पर एक बात मैंने लिखी कि राज्य सरकार समय समय पर इन स्थानों की संख्या तय करेगी कि यह कितने होंगे, परंतु ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी जो संख्या है वार्डों की वो 13 से कम नहीं होगी। ये बात ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। और अब अपने बात करते हैं हमारे सदस्यों के प्रकार पर। सदस्यों के प्रकार का मतलब कि पहले प्रकार है प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाने वाले सदस्य, दूसरे हमारे मनोनीत सदस्य, और तीसरे हमारे पदेन सदस्य। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट कर कर उनको नगर पालिका बोर्ड में भेजा गया, और मनोनीत सदस्य कोई चुनाव इनका नहीं हुआ है, इनको डायरेक्ट सरकार के द्वारा चुना गया है, नियुक्त किया गया है नगर पालिका बोर्ड के अंदर। इनकी संख्या कितनी होती है, नगर पालिका के मामले में 6, नगर परिषद के मामले में 8 और नगर निगम के मामले में 12। तो क्या इनकी और कुछ खास बात भी होती है कि बिल्कुल होती है। एक व्यक्ति इनमें से जो है दिव्यांग होना चाहिए। क्या इन सारों में एक व्यक्ति दिव्यांग होना चाहिए? नहीं, प्रत्येक में। नगर पालिका में यदि आपने 6 व्यक्ति नियुक्त किए तो 6 में से एक व्यक्ति दिव्यांग होना अनिवार्य है। नगर परिषद के अंदर अगर आपने 8 व्यक्ति नियुक्त किए तो उसमें से एक व्यक्ति दिव्यांग होना जरूरी है। और नगर निगम में यदि आपने 12 सदस्य नियुक्त किए तो उसमें से एक व्यक्ति दिव्यांग होना जरूरी है। मनोनीत सदस्य वोटिंग राइट नहीं रखते हैं, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है। और धारा 24 और 35 की जो निर्भरताएं हैं, सामान्य निर्भरताएं और भ्रष्ट आचरण से संबंधित जो निर्भरताएं लागू होती है वो इन पर लागू होगी। अब बात करते हैं हमारे पदेन सदस्य जो विधायक और सांसद होते हैं। विधायक विधानसभा क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जो नगर पालिकाएं आती है उन सभी नगर पालिकाओं के अंदर वहां के विधायक क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य हमारी 3 संस्थाएं हैं नगर पालिका से संबंधित, कह सकते हैं हम। एक नगर पालिका, एक नगर परिषद, एक नगर निगम। इन तीनों ही संस्थाओं के अंदर जो विधायक हैं वो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और सांसद की बात करें तो जो सांसद साहब है वो नगर पालिका के अंदर सदस्य नहीं होते हैं विद्यार्थियों, वो केवल और केवल नगर निगम और नगर परिषद में सदस्य होते हैं। और क्या इनको वोटिंग राइट होता है? बिल्कुल होता है। ये उस बैठक में बैठकर वोट दे सकते हैं, ऐसी इनको कोई बंदिश नहीं है, वोट दो आराम से। अब बात करते हैं जी हमारी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है, एक सेकंड। उपधारा 2 है जो सीटों का पुनर्निर्धारण है। मैंने आपको यहां लिखा था, दिखाया था, मैंने कहा है भाई अपनी धाराएं, ये रही सीटों का पुनर्निर्धारण। अब सीटों का पुनर्निर्धारण कैसे होगा, आ जाओ कर लेते हैं फिर। सीटों का पुनर्निर्धारण, उपधारा 2। सीटों का पुनर्निर्धारण। और मैं इसके आगे लगा देता हूं एक प्रश्न चिन्ह, कैसा निर्धारण? सीटों का पुनर्निर्धारण का मतलब क्या? थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है ये कट रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके नीचे लाता हूं। ठीक है जी। सीटों का पुनर्निर्धारण का मतलब है कुल सीटों की संख्या। जैसे आपके नगरपालिका क्षेत्र के अंदर सीटों की कुल संख्या का मतलब टोटल सदस्य कितने चुने जाएंगे ये तय होती है। उसके बाद आरक्षित सीटें, कितनी सीटें आरक्षित होगी, वो कौन कौन सी होगी। तो अब ये सभी किसके ऊपर निर्भर करती है? जनगणना। तो हमारी उपधारा 2 भी यही बात कहती है कि जब कभी भी जनगणना के नवीनतम आंकड़े आएंगे, अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक आंकड़े,
उन आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार जो है किसी नगरपालिका क्षेत्र में सीटों का निर्धारण करेगी, वापस उनको सही करेगी भी। पिछली जैसे क्या होता है कि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 10 साल के बीच में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 साल के अंदर जो जनसंख्या का अनुपात है वह बदल जाता है और जनसंख्या में बढ़ोतरी भी हो जाती है। कुछ एक जगह पर जनसंख्या थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनसंख्या कम हो गई, बढ़ गई, तो उसके अनुसार क्या है कि जो वार्ड है उनके ऊपर भी परिवर्तन होगा, वो भी परिवर्तन होंगे। अगर वो परिवर्तन हो गए तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या के अंदर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनकी जनसंख्या के अंदर भी ऊपर नीचे परिवर्तन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आरक्षित सीटों का जो आंकड़ा है वो भी बदलेगा। तो ये काम क्या करना है कि प्रत्येक जो नई जनगणना है, यहां पर जो आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रत्येक जनगणना के बाद जो नवीनतम आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े राज्य सरकार के द्वारा आधिकारिक जो आंकड़े जारी किए जाएंगे, उन आंकड़ों के आधार के ऊपर आपको सीटों का पुनर्निर्धारण करना है कि वो सीटें कितनी होगी, कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट आरक्षित नहीं होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, हालांकि ये तो बाद का विषय है, लेकिन सबसे पहले इन सीटों की संख्या जो है, इन सीटों की संख्या कितनी होगी यह निर्धारित करना जरूरी होता है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी उपधारा 3 पर। उपधारा 2 हो गई है सीटों का पुनर्निर्धारण। अब बात करते हैं हमारी उपधारा, सभी उपधाराएं मैंने लिखी थी यहाँ पर। उपधारा 3 क्या है? SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति व पिछड़े वर्ग व महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण। अभी मैंने आपको बताया कि आरक्षित सीटें होती है कुछ। आरक्षित सीटों का मतलब है कि जैसे हम हमारे उसी स्लाइड पर जाते हैं, उपधारा 3। SC ST और OBC व महिलाओं हेतु सीट्स आरक्षित करना, स्थान आरक्षित करना, ये भी कह सकते हो आप, आरक्षित करना। जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि हमारा कोई नगरपालिका क्षेत्र है, उसके अंदर 60 सीट है। 60 सीट का मतलब 60 स्थान है। हमने नगरपालिका क्षेत्र को 60 छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया, जिनको हमने वार्ड बोला है। ठीक है जी, 60 हमने एक काल्पनिक जो सीट्स है वो मान लिए। कोई ए नगरपालिका है, ए नगरपालिका के अंदर स्थान कितने हैं? 60 है। तो इन 60 सीटों में हमने प्रतिनिधित्व देना है SC को भी, ST को भी, OBC को भी और महिलाओं को भी। इन 4 वर्गों को हमने सीट इनकी आरक्षित करनी है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 10 सीटें जो है वो SC के लिए आरक्षित होगी, तो मतलब 60 में से 10 सीटें ऐसी होंगी जिनके ऊपर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। हाँ, उनको वोट देने वाले सारी जातियों के होंगे। अगर मैंने कह दिया कि 5 सीट्स जो हैं ऐसी हैं जिनके ऊपर केवल और केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, तो मतलब यह है कि उस जाति का व्यक्ति ही वहां से चुनाव लड़ेगा, पर वोट उसको सारे दे सकते हैं। ठीक ऐसा ही OBC के अंदर, और ठीक ऐसा ही महिला के मामले में। अब ये कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, हम आगे की धारा में इसमें हम बात करते हैं। यहां तो केवल उपधारा 3 में ये बात बताई कि इन सभी के लिए आपको सीटों को आरक्षित करना है। जब कभी भी हम नए स्थान जो नियत करें हमारी नगरपालिका क्षेत्र में कितनी सीट्स होंगी, उन सभी में आपको सामान्य को छोड़कर बाकी सीट जो आरक्षित ऐसे तय करनी है। इनमें हिस्सा किस किस का होगा? SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग व महिलाएं, इन सभी के लिए आपको सीट आरक्षित करनी है। ठीक है, अगर कल को मान लो नगर पालिका जो ऐसे कह दे कि एक व्यक्ति जो है वो दिव्यांग श्रेणी का भी होना चाहिए, तो यहां पर बस लिख देंगे दिव्यांग। तो एक व्यक्ति का मतलब ये है कि हमें उस क्षेत्र के अंदर एक सीट ऐसी निर्धारित करनी होगी जहां से केवल दिव्यांग चुनाव लड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने अभी तक किया नहीं है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि हमने एक मनोनीत सदस्य में दिव्यांग व्यक्ति को आरक्षण दे दिया है।
ठीक है। तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि ऐसा किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं हमारी उपधारा 4। विद्यार्थियों, उपधारा 4 और 5 के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं कि उपधारा 4 और 5 थोड़ी सी आपको जटिल प्रकृति की लग सकती है। थोड़ा ध्यान से आप इसमें ध्यान रखिएगा। धारा 4 आपको मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा वो मुश्किल आपको लग सकती है और हम उसको बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। धारा 4 है एससी और एसटी हेतु सीटों का निर्धारण। निर्धारण, अब निर्धारण कैसे करना है वो आज वो करते हैं। तो हमारा जो अधिनियम है ना, अधिनियम कोई ऐसी प्रत्यक्ष बात नहीं करता है जिसमें वो कह दें कि जी जो एससी और एसटी के जो व्यक्ति हैं उनको कुल सीट का 15% आना चाहिए, ऐसा अधिनियम में कुछ नहीं लिखा है। अधिनियम ने नगर पालिका की जनसंख्या के आधार पर निर्णय लेने की बात कही है। अब कैसे की गई है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें एक बात कही गई है कि जो एससी और एसटी है उनको सीट आरक्षित कैसे होगी। सीट आरक्षित होगी जी उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में। जैसे मान लो अभी पीछे जैसे मैंने आपको एक काल्पनिक सीट्स बताई थी कि जैसे मान लो हम हमारी नगर पालिका क्षेत्र में सीट मान के चलते हैं 60 सीट मान के चलते हैं। तो उसी प्रकार हम यहां पर मान रहे हैं कि मान लो कोई ए नगर पालिका है, उस ए नगर पालिका के अंदर 40% जो लोग हैं वो किसके हैं, एससी और एसटी के हैं। तो अधिनियम क्या कहता है कि एससी और एसटी के जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए अगर आपको सीट आरक्षित करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि जितनी उनकी जनसंख्या है उस अनुपात में आप उनको सीट्स दे दो। तो कैसे देंगे सीट्स? अब हमारी किसी भी नगर पालिका में 100 भी हो सकती है सीट, किसी में 80 हो सकती है, किसी में 35, किसी में 45, कितने भी हो सकती है। हम मान के चलते हैं हमारी एक नगर पालिका है जिसमें 60 सीट है। 60 सीट है तो हमने कितना माना है, 40% माना है। 40% क्या है, एक काल्पनिक हमने एक आंकड़ा माना है कि एक नगर पालिका के अंदर मान लो 40% एससी एसटी है। तो क्या करेंगे, 100% हम मान के चलते हैं। 40%, 100 में से हमने 40% किसको देना है, एससी एसटी वर्ग को। तो 60 टोटल सीट है, इसका 40%, लो जी 60 में से 6 चौके 24 सीट जो हैं वो हम उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको दे रहे हैं कि वो अपने आप में 40% है एक शहर के अंदर। दे दिया, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई ऐसा शहर है जिसके अंदर एससी एसटी जो वर्ग हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात 30% है, 70% अदर, 30% एससी एसटी। तो कैसे देंगे, 60 का 30% दे दो। 60 का 30% कितना होता है, 18। 60 इंटू 30/100, लो जी 18 सीट्स एससी एसटी की होगी। तो यहां पर जो मुख्य बात आपको समझनी है वो ये है कि जिस शहर में एससी और एसटी समुदाय की जितनी उनकी जनसंख्या होगी उस अनुपात में उनको सीट आरक्षित होगी। अब उपधारा जो 5 हम पढ़ेंगे वो निर्भर करेगी उपधारा 4 पर। अब कैसे करेगी वो आपको मैं बताता हूं कि उपधारा 5 क्या है। उपधारा 5 है ओबीसी वर्ग हेतु, पिछड़े वर्गों हेतु सीटों का निर्धारण। सीट्स का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे विद्यार्थियों आपको एक बात पता है कि जो आरक्षण होता है वो 50% आरक्षित, जो सीट्स जो होती हैं टोटल सीट, उसमें से 50% तो आरक्षित होती है और 50% जो होती है वो होती है सामान्य। सामान्य का मतलब ये 50% जो आरक्षित होते हैं उसका मतलब तो ये है कि यहां से आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा।
और जो बाकी 50% है वो है सामान्य, कि वहां से किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो उपधारा 4 के अंदर हमने उदाहरण माना था 40% का। क्या अगर किसी क्षेत्र के अंदर 40% एससी और एसटी हैं तो उन्हें सीट्स कितनी देंगे, कि जी 60 का 40% निकाल लो, कितना हुआ 24। तो अब ओबीसी को कितना देंगे, ओबीसी को आरक्षण देने का जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो यही है कि 50% में से जितना आरक्षण आपने एससी एसटी को दिया, बचा हुआ आरक्षण आप दे दो ओबीसी को। 50% आरक्षण टोटल है, जो आरक्षित सीटें रहेगी किसी भी शहर के अंदर। 50 में से आपने पीछे ये हमने उदाहरण माना था 40% जनसंख्या है, ठीक है, हमने मान लिया। उसके अनुसार हम आगे चले तो 50 में से 40% तो हमने किसको दे दिया, एससी और एसटी को। 50 में से 40 गया, पीछे कितना रहा 10%। 10% हम दे देंगे किसको, ओबीसी को। तो 10% के अनुसार 60 सीटें हमने मानी थी एक नगर पालिका में, तो ये होगी 6 सीट्स ओबीसी को मिलेगी। कब, जब एक नगर पालिका के अंदर 60 सीट है, आप इसको 100 भी मान सकते हो उदाहरण के लिए। जब एक नगर पालिका में 60 सीट है, उस नगर पालिका क्षेत्र में 40% जो लोग हैं वो एससी एसटी के हैं, उसके अनुसार एससी एसटी के 40 है तो उनको 24 सीट एससी एसटी को मिल गई। बची हुई जो सीट्स हैं 50 में से 40 गया 10% आरक्षण, वो आरक्षण हमने दे दिया ओबीसी को। 10% का मतलब 60 का 10%, 6 सीट ओबीसी को हम दे देंगे। ये मैंने आपको बताया उदाहरण 1। इस बात को मैं कम से कम आपको 4 उदाहरण से समझाने वाला हूं। तो पहला उदाहरण तो मैंने आपको समझा दिया, किसी कारण से मैं आपको 4 उदाहरण देने वाला हूं, आपको लास्ट वाले उदाहरण में समझ में आएगा। तो अगर मान लो कि यहां हमने, ये तो हमारा पहला उदाहरण है, उदाहरण 1, लो जी इसको डिब्बे में बंद कर दिया। फिर हमने ऐसे माना था कि अगर मान लो किसी शहर के अंदर एससी एसटी की जो जनसंख्या है अगर वो 30% हो तो हमने 18 दे दी सीट उनको 60 में से। मैं मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना इस बात में कि मैंने 60 क्यों माना है, मैंने तो 60 मेरे उदाहरण से माना है, आप 100 मान लो से, वो कोई बात नहीं है। तो अगर मान लो कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर, किसी नगर पालिका क्षेत्र में एससी एसटी जो लोग समुदाय हैं, जो उनको उनका प्रतिशत जो है वो 30% है, तो फिर उनको सीट्स कितनी देंगे, तो 60 का 30% निकाला हमने 18। तो अगर इन ये 30% है तो फिर जाहिर सी बात है ओबीसी का आंकड़ा भी ऊपर नीचे हो गया। अब कैसे ऊपर नीचे हो गया, चलो करते हैं उसको भी। ये हमारा उदाहरण 1 है, सॉरी, अब उदाहरण दूसरा लाते हैं हम, कि अगर मान लो कि किसी क्षेत्र के अंदर एससी एसटी की जो जनसंख्या है वो कितनी है 30%, मतलब 50 में से आरक्षण अब कितना बच गया 20%। 20 का मतलब कितना हो गया, 60 का 20%, 12 सीट्स। 12 सीट्स ओबीसी को दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे उदाहरण में। चलो अब तीसरा उदाहरण बनाते हैं हम, कि अगर मान लो उदाहरण 3, इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया, कि अगर मान लो एससी एसटी जो हैं किसी नगर पालिका के अंदर वो और भी कम है, वो है 20%। तो 60 का 20%, 12 सीट हमने किसको दे दी, एससी और एसटी को, उनकी जनसंख्या 20% है इसलिए। तो उसके अनुसार ये भी आंकड़े बदल जाएंगे। तो यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं। उदाहरण 3, कि अगर मान लो किसी नगर पालिका में एससी एसटी की जनसंख्या 20 है, तो 50 में से 20% घटा दिया तो पीछे रह गया 30%। तो अब क्या आपके अनुसार 60 का 30% निकाल के क्या मैं 18 सीट ओबीसी को दे दूं? नहीं। ये एक समझने वाली बात है कि सर आपने यहां बचा हुआ आरक्षण 10% था, आपने 6 सीट दे दी। सर आपने यहां पर बचा हुआ आरक्षण जो 20% था, आपने 12 सीट दे दी। आपने यहां पर सर 30% आरक्षण बचा था, 18 सीट आपने क्यों नहीं दी?
यहां एक परंतु जुड़ा हुआ है आपकी इस धारा के साथ, वो क्या है कि आप बचा हुआ आरक्षण चाहे ओबीसी को दे देना जो 50% से ऊपर ना हो, लेकिन वो 21% से ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा वो 21% से ज्यादा नहीं होगा। बस यहां ये बात ध्यान देनी थी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में यह आ सकता है, सर आपने तो एससी एसटी की जनसंख्या को कम किया है, आपने तो कम कर कर सारे उदाहरण समझाए, अब उनको ज्यादा करके भी समझा दो। तो ज्यादा करके समझाएं तो चलो कोई बात नहीं, अपने ज्यादा करके समझ लेते हैं। यहां तो मैंने कभी 40% मान लिया, दूसरे उदाहरण में मैंने 30% मान लिया, तीसरे उदाहरण में मैंने 20%। आप तो सर कम ही कम कर रहे हो। अब अपने काम करते हैं, इनकी जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, अपने इनकी जनसंख्या को बढ़ा लेते हैं और मान लेते हैं कि इनकी जनसंख्या किसी शहर के अंदर 50% से लेकर 70% के बीच है, कुछ भी हो सकता है। इनकी जनसंख्या तो चाहे कितनी भी हो, 75 हो तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको सीट्स मिल जाएगी, 65 हो तो भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको सीट्स मिल जाएंगी। यहां कोई गणितीय गणना नहीं है, यह तो बात क्लियर है। लेकिन यहां मैंने आपको बोला है कि अगर मान लो जनसंख्या 50% से ज्यादा है और 70 से कम है, तो सर यहां पर कुछ बचा ही नहीं, ये 50% तो समाप्त हो गया। अब ओबीसी को सीट कैसे देंगे? आपने तो कहा था 50% में से घटाकर जो बचेगा ओबीसी को दे देंगे, तो अब यहां तो आरक्षण रहा नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है, यहां आरक्षण नहीं रहा, अब ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहां पर केवल केवल क्या होगा कि ओबीसी को एक सीट दे दी जाएगी। ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए एक सीट क्या है, आरक्षित कर दी जाएगी। कब? जब किसी शहर के अंदर, किसी नगर पालिका क्षेत्र में एससी और एसटी समुदाय हैं, उनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा है परंतु 70% से कम है, तब ठीक है, एक सीट हमने ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी। तो अगर मान लो कि कल को एससी एसटी की जो जनसंख्या है वो 70% से भी ज्यादा है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि ओबीसी के लिए सीट रखी जाए। यह बात आपको समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमने उपधारा 4 और उपधारा 5 को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, अब मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यह समझ में भी आई होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारी आगे की, जो यहां मैंने शायद तक लिखा नहीं कि यह उपधारा 4 है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं यहां लिख देता हूं उपधारा 4, एससी एसटी हेतु सीटों का निर्धारण। अब बात करते हैं हमारी उपधारा 6। उपधारा 6 और उपधारा 7 दोनों ही महिलाओं से संबंधित हैं। उपधारा 6 और उपधारा 7 दोनों को साथ साथ ही लिख रहा हूं मैं। उपधारा 6 ये कहती है कि जो भी आपने आरक्षण जिस जिस वर्ग को दिया है, चाहे आपने आरक्षण किसी को भी दिया हो, इन्होंने यहां पर मेंशन किया है, चाहे का मतलब, कहने का मतलब है कि एससी और एसटी ओबीसी को जो आपने सीट आरक्षित की है ना, उसकी 50% महिलाओं को देना है, ठीक है। अब महिलाओं को देना का मतलब है कि एससी एसटी और ओबीसी मतलब पिछड़े वर्गों के लिए जितने भी स्थान आपने आरक्षित किए हैं, स्थान आरक्षित किए हैं, कितने भी किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हैं उसमें 50% महिलाओं के किए हो, उसमें से 50% महिलाओं का, और बिल्कुल वाजिब बात है, महिलाओं हेतु होगी। जैसे हमने अभी माना था एससी एसटी, अगर मान लो किसी नगर पालिका क्षेत्र में 40% है, उसके अनुसार हमने एससी एसटी को कितनी दी, 24 सीट दी। हमने ओबीसी को कितनी सीट्स दी थी, 6 सीट्स दी थी। तो इसमें 24 में से 12 महिलाएं इसी कैटेगरी की महिलाएं होगी, और ओबीसी की 6 में से 3 महिलाएं जो हैं वो होगी। मतलब किसी नगरपालिका क्षेत्र में जो 24 लोग एससी और एसटी के लिए चुने जाने हैं, तो 24 में से 12 जो हैं सदस्य महिला होंगी। ओबीसी के जो 6 व्यक्ति चुने जाने हैं, उनमें से
3 सदस्य महिला होंगी। ये हमारा अधिनियम कहता है, अधिनियम की धारा उपधारा 6। ठीक है, जो धारा 6 है उसकी उपधारा 6 है, 6.6 बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो सर ये उपधारा 7 क्या कहती है? चलो फिर इसको भी देख लेते हैं अपने। उपधारा 7 क्या कहती है? उपधारा 7 कहती है कि जो कुल स्थान है, कुल स्थान, कुल स्थान का मतलब सामान्य प्लस आरक्षित, टोटल सीट्स जो हैं उनमें 50% स्थान महिलाओं से भरे जाएंगे। मतलब अगर किसी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 100 कुल सीट्स होती हैं तो 100 में से 50 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अच्छा, आपने जो स्थान आरक्षित वैसे 100 में से जो कर दिए उनमें भी 50% महिलाओं के, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो टोटल सीट्स हैं 100 में से 50% आपको किसको देने हैं? महिलाओं को देने हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि आप मान लो किसी कैटेगरी के लिए कोई स्थान आरक्षित करते हो तो वो स्थान जो आरक्षित किए गए हैं उनके भी आधे सदस्य महिलाओं से भरे जाएंगे। अगर आप कोई सीट सामान्य रखते हो तो उनमें से भी आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, और टोटल सीट्स जो है महिलाएं, टोटल सीट्स के अंदर आधे जो हैं वो महिला होने चाहिए। तो ज्यादा कोई आप कंफ्यूज मत हो, आप तो बस इतना याद रखो कि 50% जो है वो महिला आरक्षण होगा, चाहे वो आरक्षित हो चाहे वो अनारक्षित हो, बस। और कोई आपको इसको समझने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमने उपधारा 4 और 5 में देखा वो क्या है कि पहले आरक्षण निर्धारित नहीं था, जनसंख्या के अनुसार आरक्षण का निर्धारण होता है। लेकिन ये एक ऐसी उपधारा है जिसके अंदर अधिनियम के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको 50% आरक्षण देना है। अधिनियम में बता रहा है कि आपको इतना आरक्षण देना है। ठीक है, अब बात करते हैं उपधारा 8 की। उपधारा 8 क्या है? उपधारा 8 है आरक्षण की समय सीमा। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो स्थानों का हमने आरक्षण इनको दिया था, जो आरक्षण दिया वह आरक्षण कब तक रहेगा? जब तक संविधान में अनुच्छेद 334 रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 334 के माध्यम से जो ये स्थान आरक्षण प्राप्त होता है, ये जब तक है तब तक इस नगरपालिका अधिनियम के अंदर भी आरक्षण इनको रहेगा। अभी हाल ही में हमने संशोधन करके 104वां इसकी समय सीमा जो हमने 2030 तक कर दिया, तो 2030 तक ये भी स्थायी है। जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन ये आरक्षण भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये समय सीमा बताइए हमने जो अभी ऊपर जो आरक्षण दिया था। उसके बाद बात है हमारी अंतिम जो है वो उपधारा 9। उपधारा 9 सभी स्थान जो हैं, चाहे कोई आरक्षित हो चाहे सामान्य या फिर अनारक्षित हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाएंगे, निर्वाचन के माध्यम से भरे जाएंगे। उपधारा 9 है, ये सीधी बात करती है कि भाई जो भी स्थान है आरक्षित हो चाहे कोई अनारक्षित हो, सामान्य स्थान हो, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वो चुने जाएंगे। ये जो स्थान भरे जाएंगे उसमें कोई और अतिरिक्त ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो विद्यार्थियों, ये हमारी 9 उपधाराएं थी। एक बार हम दोबारा इस पर थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं कि किन किन
हमने जो अभी जो बात की है उसमें ये है हमारी उपधाराएं। सभी सभी उपधाराएं क्या है? पहली उपधारा है सदस्यों के प्रकार व संख्या। उसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण, एससी एसटी ओबीसी व महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण। 4 के अंदर है एससी एसटी हेतु सीटों का निर्धारण और ओबीसी हेतु सीटों का निर्धारण है उपधारा 5 में। और उपधारा 6 में आरक्षित सीटों में 50% स्थान जो है वो महिलाओं हेतु होगा। उसके बाद है उपधारा 7, कुल सीट्स में भी महिलाओं हेतु स्थान होंगे 50% का। और उसके बाद है उपधारा 8, आरक्षण की समय सीमा, अनुच्छेद 334 की अभी हमने बात की। उसके बाद उपधारा 9, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा स्थान जो है ये भरे जाएंगे। इनका जो निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष माध्यम में होगा। और उसके बाद हमने जो बात की वो ये थी कि वार्ड होंगे, वार्डों की न्यूनतम संख्या 13 होगी। समय समय पर राज्य सरकार इनको अधिसूचना के माध्यम से बढ़ा सकती है, परंतु 13 से कम नहीं होंगे। उसके बाद सदस्यों के प्रकार प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। पदेन सदस्य विधायक और सांसद। विधायक नगर पालिका परिषद और निगम तीनों के अंदर सदस्य होते हैं। और जो सांसद है वो परिषद और नगर निगम के सदस्य होते हैं, नगर पालिका के नहीं होते हैं। इनको वोट देने का अधिकार होता है। और जो हमारे मनोनीत सदस्य हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इसमें 6, 8, 12 सदस्य हैं राज्य सरकार के द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं। एक व्यक्ति दिव्यांग होना जरूरी है। दिव्यांग होने का मतलब एक सेकंड, जो 6 सदस्य उसमें से एक दिव्यांग, नगर परिषद में 8 में से एक दिव्यांग और 12 सदस्य जो नगर निगम में है उनमें एक दिव्यांग होना जरूरी है। उसके बाद इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है और राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है। और धारा 24 और 35 की निर्भरता इन पर लागू होती है और पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होती है। उसके बाद है हमारे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए सदस्य। ये धारा 24 और 35 जो सारी इन पर लागू होती है और इन पर अपने आगे बातचीत भी करेंगे। ये 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी हमारी उपधारा 2, सीटों का पुनर्निर्धारण। कुल सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा, आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा। प्रत्येक जनगणना के जो आधिकारिक आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े। यहाँ एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताना भूल गया था, परंतु अगर मान लो ऐसा परिवर्तन होता है तो जो नगर पालिका बोर्ड चल रहा होगा, मतलब जो मान लो कि आज वर्तमान में कोई नगर पालिका बोर्ड चल रहा है और ये परिवर्तन हो जाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आगामी चुनाव होंगे उसके अंदर वो परिवर्तन लागू होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें हैं। उसके बाद बात आती है उपधारा 3 की, एससी एसटी ओबीसी व महिलाओं हेतु सीट्स जो हैं वो आरक्षित करनी होगी। ठीक है, तो हमने एक काल्पनिक नंबर माना, वो है था 60। वो 60 क्यों माना वो आगे भी आएगा। ठीक है, एससी एसटी हेतु सीटों का निर्धारण। एससी एसटी सीटों का निर्धारण हमें कैसे करना है कि किसी शहर में एससी और एसटी जो समुदाय है उसके लिए सीट्स कितनी होगी वो सब हमें जानना है। तो क्या करना पड़ेगा, उनकी जनसंख्या का अनुपात जानना पड़ेगा। अगर हमने माना 40%, तो 40% उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आप सीट्स दे दो। ठीक है, ये तो होगी एससी और एसटी की। ओबीसी की हमने क्या माना, ओबीसी हमने माना कि 50% में अगर जितना आरक्षण इसके लिए ओबीसी एससी और एसटी को देने के बाद जितना आरक्षण रह जाता है 50% में से उतना हम ओबीसी को दे देंगे। लेकिन किसी भी हालत के अंदर हम 21% से जो है उनको ज्यादा नहीं देंगे जो सीट्स हैं उनको। और साथ में अगर मान लो कल को एससी एसटी का जो आरक्षण वो 50% से ज्यादा हो जाता है, उनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा है परंतु 70 से कम है, तब हम ओबीसी के लिए एक सीट आरक्षित कर देंगे। और अगर 70 से भी ज्यादा अगर है तो वहां पर ओबीसी के लिए कोई सीट्स रखना अनिवार्य नहीं है। अब है उपधारा 6 और 7 महिला आरक्षण से संबंधित है। महिला आरक्षण का मतलब जो एससी और एसटी और ओबीसी के लिए जो हम सीट निर्धारित करके आए हैं उसमें से 50% सीट जो है महिलाओं हेतु होगी। और जो कुल स्थान है नगर पालिका के उसमें से भी 50% सीट्स महिलाओं के लिए होगी। मतलब 50% महिलाएं नगर पालिका बोर्ड में होनी अनिवार्य है। उसके बाद उपधारा 8, आरक्षण की समय सीमा। अनुच्छेद जब तक 334 है तब तक ये आरक्षण भी यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। और उपधारा 9, सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये थी हमारी आज की धारा 6 नगर पालिका की संरचना से संबंधित थी। आप सभी मेरे साथ जुड़े आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने अब जो भी हमारी अगली क्लास होगी, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान।